ओके बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकालना सीख चुके हैं। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं जो भी पूरा स्टेटमेंट हमने पढ़ा है। मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, जस्ट बिकॉज आपके पास कॉपीज में सब चीजें लिखी हुई हैं। हम लोग हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट टोटल 3 एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमने पढ़ने के लिए 5 पॉइंट्स चाहिए, ए बी सी डी, और ई वाला जो पॉइंट होता है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, ये हमने आपको बताया था। ए नंबर का जो पॉइंट है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वो पॉइंट का नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? सरप्लस जो हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, उसमें 5 आइटम्स ऐड और 2 आइटम्स लेस करते हैं। 5 आइटम्स कौन कौन से ऐड होते हैं बेटा? 5 आइटम्स जो ऐड होते हैं उसमें आता है ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, interim dividend paid during the year, proposed dividend of previous year which is paid during the year, और लास्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, जिसमें लॉस बाय फायर आएगा, और आपका किसी भी तरीके का कोई लॉस हो नेचुरल डिजास्टर से वो आएगा। दो चीजें लेस कौन कौन सी होगी? रिफंड ऑफ टैक्स, एंड नेक्स्ट चीज जो लेस होगी वो होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है हमें वो। इससे हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये चीज हमने फर्स्ट डे की क्लास में सीखी। फिर कल की क्लास में हमने सीखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे निकाला जाता है। तो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आया, इसमें हमने एडजस्टमेंट किया नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। तो 6 आइटम्स ऐड होंगे और 5 आइटम्स लेस होंगे। कौन कौन से आइटम्स ऐड होंगे? डेप्रिसिएशन विच इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, या कोई भी इंटेंजिबल असेट अगर अमोर्टाइज्ड होती है तो वो आएगा, ठीक है, और वो भी नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, फिर आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो आपने पैसा बोरो किया है उस पे जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो, ठीक है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो फिक्स एसेट बेची उस पे लॉस हुआ, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये सारी चीजें हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो था, सरप्लस जिससे हमारे पास आया था, उस स्टेटमेंट में ये सारे आइटम्स माइनस हुए थे, इनको ऐड कर रहे हैं। कौन कौन से? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स बेसिकली गुडविल, और इंटरेस्ट ऑन सर, बोरोइंग। हाँ बेटा। रिद्धि को हाँ एडमिट करो। ओके ओके, ऐड कर देते हैं। अक्षत भी आ गया और रिद्धि भी आ गई, ठीक है। हम्म, तो हम लोग बात कर रहे थे ऐड करने वाले आइटम्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एंड नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और एक आइटम और हमने बोला था जो कि डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि वो होगी या नहीं होगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इफ इट इज गिवन एज रिटर्न ऑफ। अगर वो रिटर्न ऑफ दिया है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये अगर राइट ऑफ होगा तो ही ये ऐड होगा। अगर रिटर्न ऑफ वर्ड ना लिखा हो तो इसे ऐड नहीं किया जाएगा, जिसे हमने कल के क्वेश्चन में भी देखा। लेस वाले आइटम्स में इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इतने सारे आइटम्स आएंगे। फिर आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने दिया था, कितने बच्चों को डाउट है इसमें? क्योंकि इसमें बैलेंस शीट दिया है, आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट से कैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 11 करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे करवाना तो है ही। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। अच्छा, आपके पास आप देखेंगे बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं। मुझे सारी बैलेंस शीट नहीं देखनी, मुझे मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको जो स्टेटमेंट बनवाया उसे ही याद रखना है। तो पहला कहां से स्टार्ट होता है? सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। वहां से हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे। तो बेटा, आज मैं आपको जो वर्किंग नोट में निकलवाता था उसे भी हम लोग कैश फ्लो में ही क्या करेंगे? कैश फ्लो में ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट यहाँ पे पर्टिकुलर्स,
यहाँ आएगा आपका डिटेल और अमाउंट। यहाँ आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिखना आप लोग पूरा जो मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, फिर उसके बाद एज पर AS3 रिवाइज्ड, ये आपको पूरा लिखना होगा। फर्स्ट पॉइंट इज हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम हालांकि निकाल नहीं रहे, हम निकाल तो सिर्फ 2 ही पॉइंट रहे इसके, बट आगे जाकर के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे वहां हमें पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना ही होगा, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। तो मेरे पास ये जो बैलेंस है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस नाम का जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है वहां आपको ये सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L शो करेगा। तो मैं देखता हूँ ये रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट्स टू अकाउंट में अगर आप आएंगे तो सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 का बैलेंस दिया है। तो बेटा 2019 का जो बैलेंस है उसमें 1 लाख रुपए लिखा है आपका सरप्लस, मतलब लास्ट ईयर हमारा 1 लाख का प्रॉफिट था और करंट ईयर में ये प्रॉफिट बढ़ करके हो गया है टोटल 5 लाख रुपीज का, सॉरी 1,70,000 का, 1,70,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इस साल हमने कितना कमाया, पिछले साल 1 लाख, इस साल 1,70, तो इस साल का हमारी कमाई क्या है 70,000, डिफरेंस दोनों का। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, डिटेल वाली साइड में लिखेंगे 70,000 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट है ये। इसमें ऐड कौन से आइटम्स होंगे याद करो, आपको याद होने चाहिए। ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व आपको देखने को मिलेगा यहीं पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जहां आपने सरप्लस देखा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसी के ऊपर जनरल रिजर्व लिखा है जो कि 31 मार्च 2019 को 4 लाख रुपए का है और 31 मार्च 2020 को। पहले राइट हैंड साइड वाला अमाउंट देखना, फिर लेफ्ट हैंड साइड देखना, बिकॉज इसने ईयर पहले 19 राइट हैंड साइड में और लेफ्ट वाले साइड में 20 दिया है। तो 4 लाख रुपए हमारा पहले जनरल रिजर्व था जो कि इस साल 5 लाख हो गया, यानी इस साल हमने 1 लाख रुपए का रिजर्व क्रिएट किया होगा। तो जो रिजर्व हम लोग ट्रांसफर करते हैं पैसा प्रॉफिट में से रिजर्व में, उसे हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, लिखते क्या है ट्रांसफर टू रिजर्व। अब कौन सा रिजर्व है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, और कोई रिजर्व होता तो और किसी रिजर्व में आते। 1 लाख रुपए डिफरेंस यहाँ पे भी दोनों का। और कौन से आइटम ऐड होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स हमें कहाँ मिलेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो आप जरा देखो करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन है क्या, मेरे पास बिल्कुल है। आप देखिए करंट लाइबिलिटी वाला हेडिंग देखिए, और उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ब्रैकेट में देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है। तो बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे करंट ईयर का लेना है, सिर्फ करंट ईयर बोले तो जो लेटेस्ट ईयर है, 31 मार्च 2019 भी दिया हुआ है, 20 भी दिया हुआ है, तो 20 वाले ईयर का लेंगे। 1 लाख रुपए ये भी। तो ऐड करेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मैंने लिख करके करंट ईयर लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझने में इजी होगा। 1 लाख रुपीज पिछले साल का मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लिखा है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डिविडेंड पेड, जो आपने फाइनल डिविडेंड पे किया हो या इंटरिम डिविडेंड पे किया हो या प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का पे किया हो। इन तीनों इन्फॉर्मेशन को आप कहाँ ढूंढेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात दी हुई है, तो ये नहीं आएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस कहाँ मिलेंगे, वो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेंगे, वो भी गिवन नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स, रिफंड ऑफ टैक्स, वो भी आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा, वो भी गिवन नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये दो आइटम्स ऐड करते ही ये 2,70,000 जो आ रहा है, ये मेरा फर्स्ट वाला हेडिंग आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए वाला पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का मैं ईयू लिख देता हूँ, ठीक है। 2,70,000 रुपए आता है। अब इसमें एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। बेटा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट होगा यहाँ पे। क्या क्या चीजें सिखाई ऐड करने वाली, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 75,000, तो ऐड डेप्रिसिएशन 75,000। और क्या बताया, गुडविल या इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ कहां से मिलेगा बच्चा,
जो फिक्स आपके पास नॉन करंट एसेट वाला साइड होता है, मतलब एसेट साइड में जो नॉन करंट एसेट की हेडिंग होती है, वहाँ पे आपको इंटेंजिबल एसेट दिखेगी, अगर वो नेगेटिव हो रही हो तो। आप एसेट साइड में नॉन करंट एसेट देखेंगे, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं, मतलब ये वाला हेडिंग नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे को क्या दिखेगा? कोई इंटरेस्ट हमने चुकाया, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखेगा, नहीं दिख रहा। कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी और तरीके की कोई आपके पास इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। ट्रेड पेबल आउट अदर करंट लायबिलिटी दिख रहा है, जो कि मेरे काम का नहीं है, बिकॉज़ वो अभी हमें यहाँ नहीं दिख रहा। लेस होने वाले आइटम्स में इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई आइटम नहीं दिख रहा। तो कहने का मतलब मेरा जो स्टेटमेंट है वो यहीं तक पूरा हो गया, जो मुझे बी कैलकुलेट करना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बेटा बहुत सारे टीचर्स है ना, ये सब चीजें लिखवाते नहीं है, ये जो बच्चों को जहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ना, ए वाला हेडिंग हो गया एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, बेटा बहुत सारे टीचर आपको दिखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा अपनी तरफ से ना सिर्फ क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहे हैं। आप ये मान के चलना, एग्जाम में अगर आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंफर्म है 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये। तो बेटा हम प्रॉपरली अच्छे से प्रेजेंट ही तो करें, एक बार हमें मेहनत ही तो लगेगी सीखने की। तो बेटा जो दूसरे बच्चे अगर आपके साथ जो पढ़ने वाले कोई दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर वैसे करें, सारे आइटम्स एक साथ ऐड और सारे आइटम एक साथ लेस करें, आप मत करना वैसा, हमें नहीं करना, क्योंकि हमें पूरे मार्क्स चाहिए। हमें आधे अधूरे मार्क्स नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन पूरा भी करेंगे फिर भी उन्हें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, हमें इस तरीके से मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार सब बच्चे यहाँ तक एसएस ले लें। बेटा इसका टोटल बैठ रहा है हमारा 270 में 75 ऐड कर देंगे तो 3,55,000, ये सर हमारा थ्री लैख आंसर आ फोर्टी गया। फाइव थाउजेंड कितना? 45,000। 45 आएगा, ठीक हाँ सर। है, माय मिस्टेक, 45। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सो यहाँ तक तो बहुत इजी सी बात थी। आज बच्चा हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो जिन बच्चों ने ये पूरी चीजें अच्छे से समझ ली है वो आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, एसएस लेते रहिएगा बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे बेटा इसके आगे का हिस्सा, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। सुनिएगा क्या हमने आपको अभी तक सिखाया, क्या क्या सिखाया? कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन करके हम लोग आगे लिख लेंगे, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। सिर्फ आप अभी समझ रहे हैं, ये स्टेटमेंट ही मैं आगे आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ सिर्फ आगे वाले टॉपिक को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट हमारा जो एक्टिविटी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए मैं आपको बार बार ये लिखवा रहा हूँ चीजें जस्ट बिकॉज आप ये चीजें इजीली अपने आप को समझा पाए कि हाँ हमें हर क्वेश्चन में इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देना है। तो ए वाला हेडिंग हम लोगों ने कंप्लीट किया, वो था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद हमने बी वाला हेडिंग भी कंप्लीट किया, वो भी मैंने आपको सिखा दिया था अभी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे निकालते हैं, वो अभी क्वेश्चन के बाद आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज जब से आप कर चुके हैं, अक्षत जैन कुछ पूछना चाह रहा है, बेटा बोलो। नहीं सर, वो गलती से हो गया था एकदम से। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमारे सामने हम लोग कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल को सीखेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आने के बाद हमें वो आइटम्स, दो आइटम्स ऐड करने, दो आइटम्स लेस करने। कौन से आइटम्स ऐड करने जरा समझिएगा। अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही हो, उसको हम लोग कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को हमें ऐड करना है, और इसका जस्ट ऑपोजिट डिक्रीज इन करंट असेट्स को हमें लेस करना है। वैसे ही लेस करने वाले आइटम में इन दोनों आइटम्स के ऑपोजिट्स होंगे। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ऐड किया था ना,
डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को हम लोग लेस करेंगे और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हमें लेस करना है। ये एक्चुअली वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन है। आप इसको एक एग्जांपल से समझना। देखो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल तो करंट लायबिलिटी के लेकर के समझा नहीं सकता, बिकॉज आज की क्लास 4 दिन तक और बढ़ जाएगी। फिर करंट लायबिलिटी को आप इस तरीके से समझो, सपोज अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ती है, जैसे सपोज अपन इसको क्रेडिटर से समझे, तो आपसे आप जब क्रेडिटर को पेमेंट करते हो, सिर्फ आप इसको ही समझो, जब आप क्रेडिटर को पैसा पे करते हो, क्रेडिटर को आपने पे किया अमाउंट, तो आपके पास से कैश का आउटफ्लो हुआ, वो लेस कर दिया। इसका जस्ट ऑपोजिट ऐड कर दिया। करंट असेट से समझो, जब करंट असेट्स जैसे आपके पास डेटर्स या स्टॉक समझ लीजिए, आप इसको डेटर से भी समझेंगे तो भी समझ आ जाएगा। सपोज यहाँ पे डेटर्स है, आप इसको क्रेडिटर और डेटर से समझेगा, ज्यादा अच्छा रहता है। डेटर्स अगर मान लीजिए डिक्रीज होते हैं, इसका मतलब क्या है, उन्होंने हमें पेमेंट कर दिया है, तो डेटर्स जब हमें डिक्रीज होंगे, इसका मतलब उन्हें हमें उनसे पेमेंट रिसीव हुआ है, तो वो ऐड कर दिया, डिक्रीज इन करंट एसेट। इसका जस्ट उल्टा लेस कर दो। मतलब आपको मैं सिर्फ ये क्रेडिटर और डेटर के एग्जांपल से ही समझा सकता हूँ। अमाउंट जो आया वो प्लस, जो गया वो माइनस। इसको आपको थोड़ा सा लर्न ही करना पड़ेगा। लर्न करने का एक इजी ट्रिक मैं आपको बता दूं, इसको भी लर्न करने का एक इजी ट्रिक मैं आपको समझा दूं। देखिए करंट लायबिलिटी और कैश दोनों का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज तो इसका मतलब कैश भी इंक्रीज हुआ होगा, इसको प्लस कर दो। कैश इंक्रीज हुआ नहीं है, बट मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसे प्लस करो, ये ऐड हो रहा है। इसका जस्ट ऑपोजिट, करंट लायबिलिटी अगर गिरती है तो माइनस करो, तो करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो माइनस। अब करंट लायबिलिटी का जस्ट उल्टा, अगर करंट असेट्स इंक्रीज होता है, तो जैसे आपने करंट लायबिलिटी को क्या किया था, प्लस इंक्रीज होते, तो करंट असेट को कर दो माइनस, जस्ट इसका रिवर्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स माइनस। वैसे ही करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, करंट असेट्स अगर डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, दोनों एक दूसरे के रिवर्स चलेंगे। बस आपको चीज सिर्फ एक याद रखनी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, करंट लायबिलिटी माइनस होगी तो गिरेगी तो माइनस। तो करंट लायबिलिटी बढ़ी तो प्लस, करंट लायबिलिटी कम हुई तो माइनस। इसका ऑपोजिट कर दो करंट एसेट्स के साथ, तो करंट एसेट्स जब डिक्रीज होंगे ऐड, और इंक्रीज होंगे तो लेस। इतना करने के बाद बेटा आपके पास जो आता है वो आता है सी वाला पॉइंट। इस सी वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये सी वाला पॉइंट कहलाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या आइटम ऐड और क्या आइटम लेस करते हैं, ये एक बार वेट कीजिएगा आप। एक्चुअली यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की कैलकुलेशंस होती है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास जब आ जाता है, इसके बाद आप इसमें से लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड, लेस इनकम टैक्स पेड, जो आपने टैक्स चुकाया है। आपके पास डी वाला हेडिंग आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ईओ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये ऊपर में लिखवा चुका हूँ ईओ को, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब इसमें वो जो ऊपर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस को ऐड किया था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स को लेस किया था ना, वो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स बोलते हैं, इनकम्स नहीं बोलते, और लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस को। ये जस्ट रिवर्स किया था हमने जब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट किया था। तब हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स को माइनस करते थे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस को प्लस करते थे, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में लिखा होता था, मतलब ए वाला पॉइंट ही कहता था टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले का हमारा अमाउंट चाहिए। तो हमने इसीलिए टैक्स भी पहले निकाल दिया था, प्लस किया था। अब वो वापस यहाँ लेस कर रहे हैं टैक्स, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस को लेस करेंगे। वो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स और लॉसेस कौन कौन से हैं। तो बेटा सुनिएगा, ये जो आपने निकाला था बी वाला हेडिंग, इस बी वाले हेडिंग में ये दो आइटम्स ऐड, ये ऐड वाले ऐड और लेस वाले लेस, ये दो आइटम्स लेस ब्रैकेट में निकालने के बाद जो आपके पास आता था कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन,
इस कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इनकम टैक्स पेड लेस करते थे माइनस, तो आता था आपके पास कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और उसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो ऐड वाले ऐड, लेस वाले जो लेस करने हैं, इसके बाद जो अमाउंट आएगा वो फाइनल आपका जो अमाउंट वाला कॉलम है वहां जाएगा। इस अमाउंट वाले कॉलम में ही जाएगा क्या, ये ई वाला आपके पास पॉइंट आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मानता हूं मैं बहुत बड़ा है, बट अगर आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा। सिर्फ है कहाँ का पंगा, पंगा सिर्फ इतना सा है, ये एडलेस वाले आइटम्स आपको सीक्वेंस समझ आ जाए, किसको किसके बाद ऐड और किसको किसके बाद लेस करना है, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। एक बार सब बच्चे इतना इतना कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने पास एसएस ले लें, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। लिख लिया है बच्चों आपने, आई मीन एसएस ले लिया है। आइए जरा क्वेश्चन पे आते हैं, 11 के बाद वाले क्वेश्चंस। 12 नंबर के क्वेश्चन से लेके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में क्वेश्चंस करवाता हुआ चलूंगा। वैसे तो मुझे 19 नंबर का क्वेश्चन करवाना है बिकॉज वहां पे सब चीजें आ जाएगी, बट हम होले होले चलते हैं, सब चीज आराम से एक एक चीज कंप्लीट करते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, इसे हटा दे, ये मुझे पूरा हटाना ही पड़ेगा क्योंकि एक एक चीज को मुझे फिर से वापस लिखना पड़ेगा। चलिए हटाते हैं इसको। ये अब धीरे धीरे आपको लर्न होने लगेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा अभी। अब बेटा ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाली कैलकुलेशन है, इसे मैं वर्किंग नोट में शो करूंगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि पूरा क्वेश्चन मेरे पास जो स्पेस है यहाँ पे आ जाए। तो आप आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पूरा एक्टिविटी ही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ लिखा है सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है इससे हम लोग क्या निकालेंगे, पहले फर्स्ट वाली हेडिंग पे लाना है, वर्किंग नोट नंबर 1 हमारे को सरप्लस लेना है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस। 2019 में प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का, 2020 में दिया हुआ है 80,000 का, इसे प्रॉफिट बोलते हैं ना। सरप्लस अगर वर्ड आ गया तो प्रॉफिट है ना, डेफिसिट आता तो लॉस। वैसे लॉस ऐसे आपको वर्ड कभी नहीं देगा, आपको देखना कैसे पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, 2020 का बैलेंस माइनस 2019 का बैलेंस। तो 2020 में 80,000 का प्रॉफिट माइनस 2019 में 60,000 का प्रॉफिट, टोटल 20,000 रुपए का आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। देखते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है, अगर आप देखोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है 12 नंबर के क्वेश्चन में। डिविडेंड पेड है ना, इंटरिम डिविडेंड पेड या प्रपोज डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर वाला वो भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के बात ऐसी है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, इनकम कुछ नहीं है, तो इसमें कोई चीज ऐड नहीं होनी। यही आपका ए वाला हेडिंग बनेगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यही वाला आपका अमाउंट जो है वो आ जाएगा 20,000। तो 20,000 रुपए मैंने लिखे यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, इसमें अब एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। लिखना बेटा वही पड़ता है। ठीक है, अब इसमें एडजस्टमेंट करने के लिए डेप्रिसिएशन दिया है क्या, देखिए डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ दिया है क्या, मुझे गुडविल दिख रहा है। गुडविल आप देखेंगे रिटर्न ऑफ कैसे पता चलता है, ओपनिंग बैलेंस 38,000 है, अगर आप गुडविल का 31 मार्च 2019 का बैलेंस देखेंगे तो, और क्लोजिंग बैलेंस जिसे 31 मार्च 2020 का बैलेंस भी कह सकते हैं, वो 30,000 दिया। मतलब गुडविल डिक्रीज हुआ, 38 से 30 हो गया, तो 8,000 रुपए का गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, तो ये आइटम इसमें ऐड होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ। ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किए हैं, कौन कौन सी चीजें ऐड और कौन कौन सी चीजें लेस होगी। डिफरेंस आएगा ना, 38,000 माइनस 30,000, क्लोजिंग माइनस
ओपनिंग। तो ये 8,000 रुपए पॉजिटिव आएगा, ये माइनस होगा, याद रखना इसमें ना गुडविल में। इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स होते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स नहीं है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं है। लेस वाले आइटम्स इसमें जो होते हैं रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कुछ भी नहीं है जो हमने कल तक पढ़ा था, वो कोई भी आइटम नहीं है। तो आइटम नहीं होने की वजह से ये जो सर हेडिंग आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, बेटा, इंक्रीज हो रहा प्रोविजन है। फॉर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन में देख रहा था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी एक ही बात है। अमाउंट आएगा इसका 30 से 40 हो गया, तो बेटा जो डिफरेंस है ना वो निकाला जाता है 40 माइनस 30, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 10,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा आज हमने देखा बी वाला हेडिंग आता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। टोटल आता है 20 और 18, 38,000। अब बेटा इसमें आइटम्स कौन से ऐड होंगे, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ी तो ऐड। अब बेटा देखो मैं एक साथ लिखूंगा, मेरा लिखने का तरीका देखना, मैं इंक्रीज का साइन ऐसे लगाऊंगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी कौन कौन सी ढूंढते हैं, एक तो है आउटस्टैंडिंग रेंट, 21,000 से 12,000 हो गया, ये तो लेस होगा क्योंकि करंट लायबिलिटी यहाँ पे ऐड दो आइटम्स होते हैं, डिक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और लेस वाले आइटम्स में आपको वैसे तो एक एक आइटम लिखना चाहिए, चलिए मैं लिखूंगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में कौन कौन से आइटम्स इंक्रीज हुए वो लिखेंगे। तो मैं पहले करंट लायबिलिटी वाला जो इंक्रीज है ना उसे ढूंढ लेता हूँ। ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स 19 से 13 होगा, ये भी इंक्रीज, मतलब इंक्रीज इसमें कुछ भी नहीं है, डिक्रीज ही है करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स वाला आइटम ढूंढ लेते हैं क्योंकि करंट लायबिलिटी है नहीं। करंट असेट्स देखते हैं कौन कौन सा। ट्रेड रिसीवेबल 31 से 25 हो गया, 6,000 डिक्रीज हुआ, तो मैं लिख रहा हूँ डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। डिफरेंस ये भी 6,000, 6,000 कैसे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 31,000 रुपीज, सॉरी 31 माइनस 25, ये डिक्रीज को शो करता है। ये 6,000 डिक्रीज हुआ, 31,000 का ओपनिंग बैलेंस था, अब बचा 25, तो 6,000 डिक्रीज हो गया। ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग को मैच करके देखना पड़ेगा। ओपनिंग में ज्यादा है, क्लोजिंग में कम है, तो डिक्रीज है। ओपनिंग में कम है, क्लोजिंग में ज्यादा है, तो इंक्रीज है वो अमाउंट। तो ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री पे 60 से 80 हो गया, ये इंक्रीज है, ये माइनस होगी, नीचे जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 से 1,000 हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपका क्या है, असेट होता है, करंट असेट। इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। ठीक है, 2,000 से 1,000 हो गया, 1,000 रुपए डिफरेंस। ठीक है, ये दो आइटम्स लेस वाले ऐड वाले हो गए। अब यहाँ से लेस में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो बेटा करंट लायबिलिटी कौन कौन सी इंक्रीज हो रही है देखिएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 21,000 से, सॉरी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आता है यहाँ पे, डिक्रीज। इंक्रीज वाली तो ऊपर आती है ना ऐड वाली, अब तो लेस वाला आइटम बचा। तो करंट लायबिलिटी में रेंट 21,000 से 12,000 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 9,000, डिफरेंस दोनों का आगे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट के बाद कौन सा बचा है अपने पास, ट्रेड पेबल। 19 से 13 हो गए, ये भी डिक्रीज हो गए 6,000 से। ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, अमाउंट है 6,000, 19,000 से 13,000 हो गए। अब करंट असेट्स कितने इंक्रीज हुए उन्हें पकड़ना है हमें। तो करंट असेट में बेटा एक तो इन्वेंट्री है, 20,000 से इंक्रीज हुई है, इंक्रीज इन करंट असेट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, दिख रहा होगा आपको, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ये आ गया आपका 20,000, 60 से 80,000 हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, गुडविल हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, सब कुछ हो गया। ये आइटम सारे ऐड वाले, तीन आइटम्स 35 और 7,000 लेस का, 35 में से 7 गया, 28,000 ऐड कर दिया। तो 28,000 ऐड करने के बाद जो मेरे पास सी वाला हेडिंग आएगा उसे मैं यहाँ शो करूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे शो करूंगा। सी वाला हेडिंग मेरा आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ट्वेंटी एट ऐड कर दीजिए। देखिए बेटा ये 6 और 1, 7,000 लेस हो रहा है और टोटल 35,000 ऐड हो रहा है, तो मैंने नेट लिख लिया था
28 ऐड, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 38 में 7 क्या, 31 और 5 36, 66,000। अब इसमें से क्या ऐड और क्या लेस इनकम टैक्स पेड, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ नहीं है, तो ये सी वाला हेडिंग ही हमारा कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपके पास सी में से क्या लेस करना होता है, इनकम टैक्स पेड। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है इनकम टैक्स पेड की, फिर वो जो आता है वो आता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें से ऐड और लेस क्या होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन और लॉसेस दोनों ही गिवन नहीं है। तो सर कहने का मतलब यही आपका कैश फ्लो फ्रॉम, हाँ बेटा शो नहीं हो रहा है, सर ये जो बी वाला है ना हाँ हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, सर इसमें ऐड वाले में आपने लेस क्यों कर रहा है? एक सेकंड बता रहा हूँ बेटा, ये 66 अब दिखा आपको, ओके वेट, जिन बच्चों को शो नहीं हो रहा है ना 66, मैं उनको ये शो कर देता हूँ। बताइए बेटा क्या कह रहे हैं आप? तो ये बी वाली हेडिंग में आपने 6,000 और 1,000 माय मिस्टेक, वेरी गुड, सॉरी, ये 7,000 ऐड करना था और ये 35 माइनस करना था, तो आंसर इसका 66 नहीं बैठेगा, 38 और 7 45 में से 35 गया तो 10,000 विल बी द आंसर, बिकॉज ये दोनों ऐड वाले आइटम है और ये लेस वाला आइटम है, ठीक है। टोटल 35,000 लेस हो रहा है और 7,000 ऐड हो रहा है, तो 10,000 आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। सब बच्चे अपने पास नोट कर लें इसका, ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। सो बेटा होमवर्क क्वेश्चन विल बी 13, 14 एंड 15। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं ऑफ होती है, किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो अब वो पूछ सकता है।